वे कहते हैं कि बंटवारा केवल किसी मुल्क की जमीन का ही नहीं होता, बल्कि लोगों की भावनाओं का भी होता है। सरहदों पर खींची जाने वाली लकीरें लोगों के दिलों पर भी गहरे निशान छोड़ जाती हैं। इस वीडियो में आप भारत के बंटवारे से जुड़ी ऐसी बातें जानेंगे जो शायद आपको पहले कभी न पता हो। नंबर 20। भारत के विभाजन की तारीख घोषित हो जाने के बाद कुछ मुसलमानों ने यह मांग की कि ताजमहल को तोड़कर पाकिस्तान ले जाया जाए और वहां फिर से बनाया जाए, क्योंकि ताजमहल आखिरकार एक मुसलमान बादशाह ने बनवाया था। हालांकि यह मांग जोर नहीं पकड़ सकी। नंबर 19। कुछ हिंदू साधु कह रहे थे कि चाहे जो भी हो जाए, सिंधु नदी पाकिस्तान के पास नहीं जानी चाहिए, क्योंकि सिंध के बिना हिंदू धर्म का अधूरा रहना तय है। भारत की संस्कृति सिंधु, गंगा और सरस्वती नदियों के किनारे फली फूली है। नंबर 18। माउंटबेटन दोनों देशों की स्वतंत्रता समारोह में शामिल होना चाहते थे। इसी वजह से भारत को आजादी 15 अगस्त को और पाकिस्तान को 14 अगस्त को मिली। अगर दोनों देश एक ही दिन आजाद होते तो माउंटबेटन के लिए दोनों समारोहों में पहुंचना संभव नहीं होता। नंबर 17। पाकिस्तान जब अलग देश बना, उसके पास अपनी मुद्रा नहीं थी। 1948 तक पाकिस्तान ने भारतीय नोटों पर पाकिस्तानी की मुहर लगाकर भारतीय मुद्रा का इस्तेमाल किया। इसके बाद पाकिस्तानी रुपया चलन में आया। नंबर 16। जैसे किसी परिवार में दो भाइयों का बंटवारा होता है और घर का सामान बांटा जाता है, वैसे ही भारत पाक विभाजन में भी जमीन के साथ साथ बहुत कुछ बांटा गया था। सिक्के, नोट, साइकिल, टेबल कुर्सियां, टाइपराइटर, लाइब्रेरी की किताबें और एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका तक। इन चीजों के बंटवारे को लेकर काफी बहस और झगड़े हुए, लेकिन चूंकि इस्लाम में शराब हराम मानी जाती है, इसलिए शराब पर कोई विवाद नहीं हुआ और वह भारत के हिस्से में आई। नंबर 15। भारत के वायसराय के पास 12 घोड़े, कई गाड़ियां और सोने चांदी से जुड़ी वस्तुएं थीं। दोनों देश सोने की गाड़ियां चाहते थे। अंततः यह तय हुआ कि टॉस के जरिए फैसला होगा। नतीजा भारत के पक्ष में गया। नंबर 14। पाकिस्तान की पहली राजधानी कराची थी। बंटवारे के 20 साल बाद 14 अगस्त 1967 को इस्लामाबाद को पाकिस्तान की नई राजधानी बनाया गया। नंबर 13। अप्रैल 1948 में प्रधानमंत्री नेहरू ने कुरुक्षेत्र शरणार्थी कैंप का दौरा किया। यह कैंप 1 लाख लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन इसमें 3 गुना लोग रह रहे थे। शाम को सरकार की तरफ से यहां डिज्नी फिल्में दिखाई जाती थीं, जिन्हें एक बार में 15,000 लोग देखते थे। नंबर 12। 14 अगस्त 1947 की रात, जब भारत को आजादी मिलने में कुछ ही घंटे बचे थे और देश में सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी, कहा जाता है कि माउंटबेटन अपनी पत्नी एडविना के साथ अमेरिकी अभिनेता बॉब होप की फिल्म माय फेवरेट ब्रूनेट देख रहे थे। नंबर 11। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि 3 जून 1948 को भारत से ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। लेकिन 1947 की शुरुआत में ही हिंदू मुस्लिम दंगे चरम पर थे। 3 मार्च 1947 को गांधी जी ने कहा था कि देश का बंटवारा उनकी लाश पर होगा। हालांकि बढ़ती हिंसा को देखते हुए सरदार पटेल और पंडित नेहरू ने मान लिया कि विभाजन अब टाला नहीं जा सकता। माउंटबेटन को लगा कि अगर ब्रिटेन को भारत की हिंसा के कलंक से बचना है तो जल्द से जल्द आजादी देनी होगी। इसी कारण उन्होंने तारीख आगे बढ़ाकर 15 अगस्त 1947 कर दी। नंबर 10। बंबई के गवर्नर जॉन कॉलवेल ने माउंटबेटन को लिखा कि भारत की आजादी के बाद यदि ब्रिटिश ध्वज फहराने की अनुमति नहीं दी गई या ऐसा झंडा नहीं अपनाया गया जिसमें यूनियन जैक शामिल हो, तो वह भारत में नहीं रुकेगा। माउंटबेटन भी इस विषय पर विचार कर रहा था। उसने स्वयं दोनों देशों के लिए झंडे का प्रारूप तैयार किया। भारत के लिए स्वराज फ्लैग लिया और उसके ऊपर की ओर छोटा सा यूनियन जैक जोड़ दिया। पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग का झंडा लेकर उस पर भी यूनियन जैक बना दिया। दोनों झंडे जिन्ना और नेहरू के पास भेजे गए। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि पाकिस्तान इस झंडे को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि चांद के साथ क्रिश्चियन प्रतीक मुसलमानों की भावनाओं के अनुरूप नहीं है। पंडित नेहरू ने भी इसे अस्वीकार कर दिया और माउंटबेटन को एक नया डिजाइन भेजा, जिसमें शेष हिस्सा स्वराज फ्लैग जैसा था, लेकिन चरखे के स्थान पर अशोक चक्र था और उस पर यूनियन जैक नहीं था। आखिरकार माउंटबेटन के पास दोनों देशों के झंडे को उसी रूप में स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और इस तरह ब्रिटिश ध्वज को पूरी तरह विदा कर दिया गया। नंबर 9। आजादी के दिन पूरे देश में ब्रिटिश झंडा उतारकर तिरंगा फहराया गया, लेकिन नेहरू ने माउंटबेटन की इस बात को मान लिया
कि ब्रिटिश झंडा उतारते समय कोई उत्सव न मनाया जाए ताकि अंग्रेजों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। नंबर 8, 15 अगस्त 1947 को जब देश जश्न मना रहा था, गांधी जी किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। वे कोलकाता में थे और हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने का प्रयास कर रहे थे। नंबर 7, सिरिल रेडक्लिफ, जो एक ब्रिटिश वकील थे, ने भारत पाक सीमा रेखा तय की। उन्हें बंटवारे से सिर्फ कुछ हफ्ते पहले भारत बुलाया गया था। वे न पहले कभी भारत आए थे न बाद में। उन्हें भारत की संस्कृति, राजनीति, भौगोलिक स्थिति या नदियों के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी। नंबर 6, रेडक्लिफ को ऐसा नक्शा बनाना था जिससे अधिकतर मुसलमान पाकिस्तान में और अधिकतर हिंदू भारत में रहे, लेकिन उनकी खींची लकीर ने 50 लाख हिंदू और सिखों को पाकिस्तान पंजाब में और 50 लाख मुसलमानों को भारत पंजाब में छोड़ दिया। नंबर 5, रेडक्लिफ के काम से न भारतीय नेता संतुष्ट थे न पाकिस्तानी। नाराज होकर उन्होंने अपने 2000 पाउंड के मेहनताने को लेने से इनकार कर दिया। नंबर 4, 15 अगस्त 1947 को दोनों देश आजाद हो गए, लेकिन रेडक्लिफ की सीमा रेखा की रिपोर्ट 17 अगस्त को प्रकाशित हुई। आखिरी समय तक लोगों को पता ही नहीं था कि पंजाब का कौन सा हिस्सा किसके पास जाएगा। इसी वजह से हिंसा और अफरातफरी बढ़ी। नंबर 3, ओरियन लियोनार्ड मॉजली लिखते हैं कि अगर रेडक्लिफ रिपोर्ट समय से पहले सार्वजनिक हो जाती और पहले ही यह स्पष्ट हो जाता कि कौन सा क्षेत्र किस देश में जाएगा, तो सेना को बेहतर तरीके से तैनात किया जा सकता था। लेकिन माउंटबेटन ने रेडक्लिफ रिपोर्ट के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। देश की आजादी का दिन तो खुशी खुशी बीत गया, लेकिन लाखों लोगों की जिंदगियां और उनका सब कुछ तबाह हो गया। नंबर 2, इतिहासकार माइकल एडवर्ड्स के अनुसार माउंटबेटन भारत की स्थिति संभालने में पूरी तरह विफल रहे। जितना समय उन्होंने झंडों के डिजाइन पर लगाया, उतना देश की असली समस्याओं पर नहीं लगाया। अनुमान है कि बंटवारे में 2 लाख से 20 लाख लोग मारे गए और लगभग 1.4 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। यह दुनिया का सबसे बड़ा मानव पलायन था। नंबर 1, बंटवारे के दौरान सबसे अधिक पीड़ा महिलाओं और बच्चों ने सही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।